नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूँ और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम वो बात करेंगे वो है एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस यानी कि टेस्टिस यानी वृषण जो है हमारे टेस्टिस और उसको सप्लाई करने वाली वीर की नस या खून की नस में इन्फेक्शन। इस तरह के इन्फेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्यूट एपिड्राइमो ऑर्काइटिस और एक होता है क्रॉनिक एपिड्राइमो ऑर्काइटिस। एक्यूट यानी कि आपके जो सिम्पटम्स हैं, इन्फेक्शन के जो लक्षण हैं, जैसे कि प्राइवेट पार्ट्स में सूजन, टेस्टिस में सूजन, तेज़ दर्द या बुखार आना, ये बहुत तीव्र गति से उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे केसेस को एक्यूट केसेस कहा जाता है। दूसरे कुछ मरीज होते हैं जिनमें ये सिम्पटम्स बड़े धीरे-धीरे से होते हैं। 2 या 3 महीने में धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा टेस्टिस में दर्द हो रहा है, कभी पेशाब में जलन भी हो जा रही है, कभी हल्का-फुल्का बुखार भी आ जा रहा है। तो इस तरह के मरीज जो होते हैं उनको क्रॉनिक कैटेगरी में डाला जाता है। तो दोनों के इलाज थोड़े अलग किस्म से किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बीमारी के कारण क्या हैं। कारणों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो पुअर हाइजीन है। अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई ठीक तरीके से मेंटेन नहीं रखते हैं, तो इस तरह की बीमारी आपको हो सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है लो इम्यूनिटी यानी कि किसी भी वजह से अगर आपका इम्यूनिटी बहुत कम है, रोग से लड़ने की शक्ति कम है, तो फिर यहीं नहीं कहीं पे भी आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ऐसे मरीज़ जनरली डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं, एचआईवी नाम की बीमारी से पीड़ित होते हैं या उनको स्टीरॉयड नाम की दवाई चल रही होती है या जनरली पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी खान-पान का ध्यान ना रखने के कारण उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है। तो ऐसे मरीजों में भी इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं। तीसरा जो मुख्य कारण है इसका, वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी मूत्र मार्ग में कहीं भी इन्फेक्शन हुआ, जैसे कि सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस यानी पेशाब की नली का इन्फेक्शन, प्रोस्टेटाइटिस यानी प्रोस्टेट ग्रंथि का इन्फेक्शन। तो इस तरह के इन्फेक्शनों में भी टेस्टिस में इन्फेक्शन जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टेस्टिस का काम है वीर्य बनाना, तो वीर्य जब बनता है तो एक स्पेशल नली, इस नली का नाम है वास डिफरेंस। ये नली टेस्टिस से लेके सीधा प्रोस्टेट की जगह पे हमारे मूत्र मार्ग से जुड़ता है। तो ज़ाहिर-सी बात है मूत्र मार्ग में अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा, तो वो इस नली के सहारे टेस्टिस तक पहुँच सकता है। तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी एक महत्वपूर्ण कारण है टेस्टिस के इन्फेक्शन का। इसके अलावा किसी भी मरीज़ को अगर पेशाब के रास्ते में कोई इंटरवेंशन किया गया है, सिस्टोस्कोपी की गई है या किसी भी तरह का यूरोलॉजिकल ऑपरेशन हुआ है या पेशाब में नली डालने का प्रयास किया गया है किसी भी कारण के वजह से, तो उनमें भी टेस्टिस में इस तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा यह इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन कारण हैं जिसके वजह से ये इन्फेक्शन होता है। आइए जानते हैं कि इनकी डायग्नोसिस कैसे होती है। डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूँ तो जब आप इस तरह की प्रॉब्लम लेके अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो आपका पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री लेते हैं, आप किन बीमारियों से पीड़ित हैं उसकी एक आकलन करते हैं। आपको आपके सिम्पटम्स के बारे में डिटेल में पूछते हैं, यानी कि दर्द हो रहा है तो कब से शुरू हुआ, धीरे-धीरे बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आपको बुखार आता है कि नहीं, पेशाब में जलन होती है कि नहीं, पेशाब में किसी भी तरह की बदबू होती है कि नहीं। इस तरह की प्रॉब्लम्स की पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद वो आपका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं। जब हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं प्राइवेट पार्ट्स का, तो उसमें टेस्टिस में यूजुअली इस बीमारी में थोड़ी सूजन, उसकी ओवरलाइंग जो स्किन होती है उसमें लालपन, थोड़ा छूने से वो गरम भी लगता है। तो इस तरह की फाइंडिंग्स जो है हमें देखने को मिलती है। तो आपके डॉक्टर को एक आइडिया लग जाता है कि शायद ये इन्फेक्शन हो सकता है। जब ये शंका होती है तो उसके बाद 2-3 छोटे-मोटे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि एक सिंपल यूरिन एनालिसिस किया जाता है। यूरिन एनालिसिस में यूरिन में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं उसका पता चलता है और एक अल्ट्रासाउंड स्क्रोटल एरिया का किया जाता है, टेस्टिस के एरिया का एक सोनोग्राफ़ी की जाती है। इस सोनोग्राफ़ी अल्ट्रासाउंड में हमें उस इन्फेक्शन के बारे में पता चलता है। जनरली ऐसे इन्फेक्शन में ब्लड सप्लाई टेस्टिस की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसी से हमें पता चलता है कि ये इन्फेक्शन हुआ है। साथ ही कुछ मरीजों को टेस्टिस की जो कवरिंग लेयर है, उनके बीच में पानी भर जाता है। थोड़ा बहुत इसको हाइड्रोसील कहते हैं और थोड़ा बहुत पानी भरना उसमें स्वाभाविक दिखता है जनरली, तो ये एक फाइंडिंग होती है।
तो इस तरह से इस बीमारी की डायग्नोसिस होती है। आइए जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है वो है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स कुछ स्पेशल प्रकार के एंटीबायोटिक्स होते हैं जो इस बीमारी में इस्तेमाल में लाए जाते हैं, क्योंकि अक्सर वो उन कीटाणुओं के अगेंस्ट एक्टिव होते हैं जो टेस्टिस का इन्फेक्शन करने के लिए मतलब जाने माने हैं। मतलब कि ये 2-3 ऑर्गेनिज्म हैं जो इस टेस्टिस के इन्फेक्शन को बहुत कॉमनली क्रिएट करते हैं, और उन पे कौन सी दवा एक्ट करेगी ये आपके यूरोलॉजिस्ट को पता होता है, और उस हिसाब से टेलर करके वो एंटीबायोटिक आपको देते हैं। एंटीबायोटिक्स के अलावा कुछ पेन किलर्स, इसके अलावा कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ जो कि सूजन और दर्द कम करने की दवाइयाँ होती हैं, इस तरह की दवाइयों का प्रयोग भी किया जाता है। दवाइयों के प्रयोग के अलावा स्क्रोटल सपोर्ट यानी कि टेस्टिस को थोड़ा नीचे से सपोर्ट देना, वो चाहे अंडरवियर थोड़ा टाइट पहनना या लंगोट या सपोर्टर्स के इस्तेमाल से टेस्टिस को सपोर्ट देना इस बीमारी में आवश्यक होता है, नहीं तो सूजन और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये ट्रीटमेंट के तरीके हैं। अब इन ट्रीटमेंट्स को ओरल टैबलेट के द्वारा देना है या आईवी इंजेक्शंस के द्वारा देना है, ये आपके डॉक्टर आपकी स्थिति को देखते हुए डिसाइड करते हैं। ज़्यादातर एक्यूट केसेस जो होते हैं और जिनमें हाई ग्रेड फीवर, चिल्स आ रहे हैं और उनका हमने ब्लड टेस्ट कराया तो डब्ल्यूबीसी काउंट भी बढ़ा हुआ है, सीआरपी भी बढ़ा हुआ है, तो इस तरह के मरीज जो हैं उनको एडमिट करके आईवी एंटीबायोटिक देके ही इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। जो लोग अदरवाइज़ ऑलराइट हैं लेकिन उनको थोड़ा दर्द और सूजन है, उनको ओपीडी बेसिस पर टैबलेट्स के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। एक बार ये ट्रीटमेंट हो गया तो उसके बाद फ़ॉलो-अप कैसे करना है? फ़ॉलो-अप मतलब आपके डॉक्टर के साथ कैसे आपको इसको बीमारी को बाद में दिखाना है या नहीं दिखाना है। तो ये फ़ॉलो-अप की अगर मैं बात करूँ तो जनरली ये जो ट्रीटमेंट हो गया, आप अच्छे हो गए, उसके बाद अपनी हाइजीन का बहुत ख़ास ख़्याल रखना है। अगर इस तरह के सिम्पटम दोबारा होते हैं, तो ट्रीटमेंट में डिले नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि बार-बार इस तरह के इन्फेक्शन होने से आपकी टेस्टिस के फंक्शन में कमी आ सकती है, टेस्टिस के अराउंड कोई मवाद जमा हो सकती है, एब्सेस बन सकता है, और ऐसा एब्सेस जब बन जाता है तो फिर ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। इसको पायोसील कहते हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अपने डॉक्टर से रेगुलर फ़ॉलो-अप में रहना चाहिए। जिन मरीजों को क्रॉनिक एपिडेमोऑर्काइटिस है, लंबे समय से चला आ रहा है, उनको और स्ट्रिक्ट फ़ॉलो-अप की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार बीमारी तो चली जाती है लेकिन इसके साइकोलॉजिकल आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत रहते हैं। मरीज़ बीमारी ठीक होने के बाद भी दर्द-दर्द बताता रहता है। तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए कई तरह की काउंसलिंग और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये था एपिडेमोऑर्काइटिस के बारे में। धन्यवाद।